एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम फिजियोलॉजी की रिप्रोडक्शन की फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर देखेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 83 प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। आप नाम देख लें चैप्टर का। हो सकता है अगर आपके पुराना एडिशन हो तो उसमें चैप्टर नंबर आगे पीछे हो। तो चैप्टर हमारे पास कौन सा है? प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कराऊंगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो नहीं पूछे जाते उस पर आपको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो उसमें से इतनी चीज़ें नहीं आती हैं। जो आती हैं वो हम देख लेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का आधा हिस्सा है प्रेगनेंसी रिलेटेड और आधा हिस्सा है लैक्टेशन। वो बहुत छोटा सा पार्ट है। मेजर चंक जो है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए हमारे पास एक होना चाहिए ओवम, मेच्योर ओवम, और एक होना चाहिए मेच्योर स्पर्म। ठीक है, स्पर्म कैसे मेच्योर होता है वो हम देख चुके हैं, और क्या कहते हैं हमारे पास ओवम कैसे मेच्योर होता है ये भी हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दोबारा से दे देती हूँ। सबसे पहले आपका जो प्रेगनेंसी है उसके लिए आपको मेच्योर ओवम की ज़रूरत है। तो अब वो ओवम मेच्योर कैसे होगा? तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए? मैच्योरेशन ऑफ दी ओवम। ठीक है, अब हमारे पास ये जो ओवम जो है वो मेच्योर हर महीने होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में हर महीने एक ओवम जो है वो मेच्योर होता है। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है तो फिर ये आगे की साइकिल शुरू हो जाती है, मतलब ये एंट्री और ये सब। ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती है तो ये आगे के स्टेप्स नहीं होते हैं, उसके बदले में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये बात तो आपको पता है कि जो प्राइमरी oocyte है वो हर फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं, और ये बिफोर बर्थ ही जितने बनने होते हैं वो बन जाते हैं। आफ्टर बर्थ ये नहीं बनते। ठीक है, और वो इतने बन जाते हैं कि वो पूरी फीमेल की लाइफ के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, कुछ तो डिजेनरेट ही हो जाते हैं और कुछ ऐसे कैसे ही रह जाते हैं। सही है, मेच्योर बहुत कम होते हैं, मतलब अगर 1000 की तादाद में बन रहे हैं तो मेच्योर 50 के करीब होंगे। ठीक है, और बाकी के सारे डिजेनरेट हो जाएंगे या कुछ ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मेच्योरेशन ऑफ दी ओवम जो है वो कैसे होगा। हमारे पास प्राइमरी oocyte पड़ा हुआ है वो जो कि है 2n। ठीक है, डिप्लॉयड नंबर है। इसकी होगी मियोटिक डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और आपको पता है मियोटिक डिवीजन कौन सी होती है? रिडक्शन डिवीजन। तो जाहिर है इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। तो जैसे ही इसकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी तो हमारे पास बनेगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। जो सेकेंडरी oocyte है वो है हमारे पास हैप्लॉइड नंबर। हमें इसको हैप्लॉइड नंबर क्यों करना है? क्योंकि स्पर्म भी हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ही आएगा, और जब हैप्लॉइड बनेंगे तो वो डिप्लॉइड होगा जो कि ज़ाइगोट होगा। अब अगर हम इसको हैप्लॉइड नहीं करेंगे तो फिर ये 4n हो जाएगा, और ऐसा तो फिर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बदले में सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी का कोई ऐसा यूज़ नहीं होता, वो फ्री में साथ बन जाती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आती है सेकेंड मियोटिक डिवीजन। कौन सी आती है? सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ठीक है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन बेसिकली हमारे पास एक तरीके से मियोटिक डिवीजन ही होती है। इसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे भी हैप्लॉइड है तो यहाँ पे भी हैप्लॉइड है। बस इसकी थोड़ी सी हमने गार्निशिंग करनी है एक तरीके से, ताकि ये मेच्योर ओवम बन जाए और हमारे पास एक सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी। इसका भी कोई यूज़ नहीं है, इसको भी निकाल बाहर करें। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई कि जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो बेसिकली माइटोटिक डिवीजन ही है। आपको पता है एक होता है जो माइटोटिक डिवीजन होती है उसमें हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता, उसकी बल्कि एक फ़ोटोकॉपी बन जाती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास इसकी सेकेंडरी oocyte की फ़ोटोकॉपी बनेगी सेकंड मियोटिक डिवीजन के बदले में। ठीक है, और सिर्फ हमारे पास थोड़ी सी गार्निशिंग होगी बस, और कुछ नहीं होगा। अब आपको मिल गया आपका मेच्योर ओवम। ठीक है, ये रेडी है आपके पास। अब यहाँ पे होगी ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन बेसिकली क्या है कि आपकी जो ओवरी है उससे आपके ओवम का, मेच्योर ओवम का बाहर निकलना। ठीक है, वो मोस्टली साइकिल के 14th डे पे होती है, 14th डे पे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि आपके पास जो ओवम है वो एंटर कर जाएगा आपकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर कैसे एंटर करेगा कि आपके ओवरी के इस तरीके से, यहाँ देखें ये आपकी ओवरी होती है। ठीक है, इसके ऊपर ये फैलोपियन ट्यूब रखी हुई है। ठीक है, और ये आपका यूट्राइन कैविटी इधर भी इस तरीके से ही होगा, राइट लेफ्ट सेम सेम। तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर हल्के हल्के से सीगिया लगे हुए होते हैं और वो इस तरीके से बीट कर रहे होते हैं, मतलब राइट लेफ्ट, मतलब ऐसे 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 वो बीट कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी हेल्प से ये जो आपका ओवरी है इसके अंदर से ये जो मेच्योर हुआ हुआ ओवम है ना, ये इसके अंदर आसानी से चला जाता है। ठीक है, अब ये जो वाला स्टेप है ना मेच्योरेशन ऑफ दी ओवम वाला, वो सारा इस ओवरी के अंदर ही हो रहा था। और जो हमारे पास इमेच्योर ओवम होता है वो सारे ओवरी के अंदर ही होता है, और इसकी मेच्योरेशन भी ओवरी के अंदर ही होती है। ओवरी के अंदर इसकी मेच्योरेशन हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, ये सीरिया की बीटिंग की वजह से ये अंदर चला गया। ठीक है, कौन अंदर चला गया, ओवम अंदर चला गया। अब यहाँ पे ओवम पड़ा हुआ है, किधर पड़ा हुआ है ओवम, हमारे पास ओवम कहाँ पड़ा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब इस ओवम के ऊपर सेल्स की लेयर है जो कि हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, जिसका रिमूव होना बहुत ज़रूरी है ताकि स्पर्म इसके अंदर एंटर हो सके फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि अभी ये जो आपका ओवम है इसके ऊपर आपकी कोरोना रेडिएटा की क्या है, लेयर मौजूद है। ठीक है, अभी आपने यहीं तक इसको रखना है। मीनवाइल क्या होता है कि यहाँ से आपके पास आता है स्पर्म। ठीक है, कि क्या कहते हैं, यूट्रस की साइड से आता है आपके पास स्पर्म, और उस स्पर्म के ऊपर आपको याद होगा मैंने आपको स्पर्म का जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उसके ऊपर लगा हुआ होता है एक एक्रोसोम। ठीक है, क्या लगा हुआ होता है, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर होते हैं हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, इसके ऊपर करते हैं फायरिंग। अब उन्होंने इसके ऊपर जब फायरिंग करी ना, तो इसका कोरोना रेडिएटा हो गया रिमूव। ठीक है, अब कोरोना रेडिएटा रिमूव हो गया, अब आपका ओवम हो गया एक्सपोज। ठीक है, यहाँ तक का ये स्टेप हो गया। ठीक है, ओवम का मैंने आपको बता दिया, एंट्री हो गई फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब ये स्पर्म और आपका जो ये ओवम है, ये फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला का जो पार्ट होता है ना, आपको याद होगा इस्मस, एम्प्यूला, इस तरीके से जो पार्ट्स होते हैं, तो एम्प्यूला वो पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या था, मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियस जो होते हैं वो जब फ्यूज टुगेदर तो दे फॉर्म अ जाइगोट। तो यहाँ पे भी यही होगा, इसने अपने एक्रोजोम जो कैप होता है उसके अंदर से एंजाइम निकाले, वो भी हट जाएगा, और इसने इसका कोरोना रेडिएटा कर दिया रिमूव। अब ये जो आपका ओवम है विदाउट कोरोना रेडिएटा, इसको पेनिट्रेट करेगा आपका कौन, स्पर्म। अच्छा, ये बात याद रखें कि बहुत सारे स्पर्म्स जो है ना वो एंटर होते हैं फीमेल ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, होता क्या है कि कुछ स्पर्म्स यहाँ पे सर्विक्स के एरिया में ही ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, कुछ क्या करते हैं, यहाँ तक आते आते ख़त्म हो जाते हैं, और एक दो ही होते हैं या मैक्सिमम 3-4 होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, ओवम तक। ठीक है, तो जैसे ही एक स्पर्म ओवम के अंदर चला जाता है तो एक ऐसा एंजाइम्स रिलीज़ करता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो क्या करता है कि वो बाकी स्पर्म्स को अंदर आने से रोक देगा। जैसे कि ये आपका ओवम है और इसके अंदर इस तरीके से ये डॉट डॉट मैंने इसे लगाया ताकि अंदर आ सके। तो जैसे ही ये इसके अंदर घुसता है स्पर्म, तो ये कुछ इस तरीके के एंजाइम्स रिलीज़ करता है कि ये इसकी वॉल को बहुत ज़्यादा पैक कर देता है, जो भी होल्स होते हैं ना इनको ख़त्म कर देता है, ताकि मज़ीद कोई और स्पर्म ना एंटर कर सके। क्योंकि आपके जहन में भी सवाल आना चाहिए, अगर नहीं आया, कि बहुत सारे स्पर्म्स जब अंदर एंटर होते हैं तो सिर्फ एक ही स्पर्म एग को क्यों फर्टिलाइज़ करता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एक ही स्पर्म क्यों अंदर जाता है। अब स्पर्म इसके अंदर चला गया, यहाँ पे हो गया आपकी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अभी क्या बन गया, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये आपका यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा इनटू दी पेरिटोनियल कैविटी। अच्छा, जो अभी सेल जो जाइगोट है वो इसके अंदर आया है, तो अब इसने होना है इम्प्लांट। ठीक है, इम्प्लांट होने से पहले आपको ये पता हो कि अब इस जाइगोट को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो है इसके पास एक सरफेस के ऊपर सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं इनके पास होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, इनके पास भी कौन से एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ही होते हैं। तो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं ये अंदर आने के बाद किसी भी यूट्रस की जहाँ पे इनको जगह पसंद आती है वहाँ पे क्या करना शुरू करते हैं, खुदाई। ठीक है, एक तरीके से खुदाई करना शुरू करेंगे। अब जब वो खुदाई करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक कैविटी सी बन जाएगी। ठीक है, कहाँ पे कैविटी बन जाएगी, यूट्रस की लाइनिंग में कैविटी बन गई। अब ये आसानी से जाके इसके अंदर फिट आ सकता है। ठीक है, तो अब आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपसे पूछे कोई भी बंदा कि जो अब आपको यहाँ पे देखेंगे इम्प्लांट हुआ ना, तो यहाँ पे अब किसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, प्लासेंटा की। प्लासेंटा की क्यों फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि वही आपको शुरू के टाइम में जितना भी नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है वो सारी के सारी वही करेगा। तो प्लासेंटा बनने के लिए हमारे पास जो सेल्स हैं वो कहाँ से आएंगे, कुछ मैटरनल पार्ट होगा जो कि डेसिडुआ। अब डेसिडुआ मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, कुछ मैटरनल पार्ट होगा जो कि ये एंडोमेट्रियम है। ठीक है, और कुछ जो है वो फीटल पार्ट होगा जो कि ट्रोफोब्लास्ट है। ट्रोफोब्लास्ट क्यों है, क्योंकि ये आपका
ब्लास्टोसिस्ट है और इसके जो बाहर के सेल्स हैं इनको हमने क्या बोला था, ट्रोफोब्लास्ट, जिनकी हेल्प से ही ये जो है वो यहाँ पे इम्प्लांट हुआ था। ठीक है, और ये कब होगा, आफ्टर 7th डे ऑफ ओव्यूलेशन पे, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है इसको। ओव्यूलेट यहाँ से हुई तो 7 दिन लगे इसको यहाँ से यहाँ आके यहाँ इम्प्लांट होने में। ठीक है, अगर कुछ ना समझ आया तो आप रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा। मैंने आपको अभी जो पढ़ाया वो ये था कि प्रेगनेंसी जो है वो कैसे अचीव होगी। ठीक है, जो फर्स्ट 2 स्टेप्स है ना यहाँ तक, ये हर फीमेल में होंगे। ठीक है, ये हर फीमेल में होंगे, हर मंथ होंगे। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, जब वो प्यूबर्टी की एज आ जाएगी, फर्स्ट टाइम पीरियड जैसे स्टार्ट हो गए, तो उससे हर मंथ ये फर्स्ट 2 स्टेप्स हर फीमेल के अंदर होंगे। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो ये यहाँ से डीजेनरेट होगा और यहाँ से आपका क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, वो प्रेगनेंसी कैसे होगी, फर्टिलाइजेशन का स्टेप अगर आ गया तो आपकी प्रेगनेंसी हो गई। फर्टिलाइजेशन आई, फिर आपने ट्रांसपोर्ट करवाया इसको, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर पे। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के बाद ट्रांसपोर्ट करवाने के बाद, इसकी फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर आपने इसको इम्प्लांट करवा दी, यहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी हो गई अचीव। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।